नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान फिर एक बार शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद किसान संगठन अपने ट्रैक्टर लेकर शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रही है। वहीं बॉर्डर पर ही पुलिस और अर्धसैनिक बल भारी संख्या में तैनात है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई है। बड़े बड़े कंटेनर और सीमेंट की दीवार तैयार की गई है। वहीं चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने किसानों को बिना ट्रैक्टर के जाने के आदेश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान ओम बिड़ला वनस्थली विद्यापीठ के 28वें वार्षिक उत्सव समारोह में शामिल हुए। वनस्थली में सेवा दल बैंड ने उन्हें सलामी दी और पुलिस के जवानों ने लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं ओम बिड़ला ने शांताबाई शिक्षा कुटीर का अवलोकन कर वीरबाला मैदान में घुड़सवारी देकर हौसला अफजाई किया। मारुति मैदान में उड़ान संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली। बिड़ला ने वनस्थली की गतिविधियों की तारीफ कर कहा कि हम विकसित भारत बनाएंगे। वनस्थली विद्यापीठ जो देश में अपने आप ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर स्वर्गीय हीरालाल जी शास्त्री जी ने जिन विचारों को लेकर, जिस संस्कारों और संस्कृति को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, आज ये विश्वविद्यालय उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के साथ बदलती टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारी बेटियां अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त करें। यहाँ पर पढ़ने वाली हर बेटियों को पंचमुख की शिक्षा के रूप में बहुआयामी प्रतिभाओं को निकाला जाता है। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर कोटा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस पर शिक्षा मंत्री समेत बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य राजस्थान में लगे उद्योगों को बढ़ावा देना है ताकि इससे अधिक लोग जुड़ सके, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली। राजस्थान के अंदर कोटा का अपना एक उच्च स्थान है। यहाँ की इंडस्ट्रीज हुई, यहाँ की एजुकेशन सेंटर्स हुए। आज मदन जी दिलावर के कार्यक्रम में यहाँ आने का मुझे मौका मिला है और उनके कार्यक्रम के साथ साथ, क्योंकि कोटा में यहाँ पर आया हूँ, मैंने अपने साथी अधिकारियों को ये कहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने भी हमारे आईटी वाले विभाग हैं उनके साथ चर्चा करेंगे यहाँ पर, और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठेंगे तो जो बातें निकल कर आएंगी उनका समाधान करेंगे। हमारा मकसद है राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्रीज बढ़े, जो लाल फीताशाही है उसको ख़त्म करेंगे, उनके लिए आसान करेंगे। तो जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब के संयोजक में प्रेस प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर और पूर्व आईएएस अधिकारी पवन अरोड़ा ने शिरकत की। मुख्य अतिथि सौम्या गुर्जर ने भी पिच पर अपनी बल्लेबाजी के हुनर दिखाए। इस दौरान सौम्या गुर्जर के साथ प्रेस प्रीमियर लीग के संयोजक महासचिव रामेंद्र सोलंकी, प्रीमियर लीग के अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने प्रेस प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। सबसे पहले पीपीएल 2024 में पिंक सिटी प्रेस क्लब को शुभकामना देना चाहती हूँ कि वो अपने पत्रकार बंधुओं के स्ट्रेस को कम करने के लिए और इस तरह का आयोजन करते हैं, और ये आयोजन काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें मैं देख पा रही हूँ तमाम पत्रकारों के चेहरे पर जो एक खुशी है और उनकी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में ये खुशी के कुछ लम्हे हैं। और मुझे लगता है कि हम ज़िंदगी खेल है और खेल खेलने के लिए खेल हमें जीने की कला सिखाता है, और हम दौड़ते रहते हैं, हम भागते रहते हैं, जीवन में ज़िंदगी जीने के लिए हम दौड़ते हैं, पर हमें पता चलता है कि हम ज़िंदगी जी ही नहीं पाते हैं। तो आप सकारात्मकता के साथ में खेल खेलिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। और तमाम जो जीतने वाले कैंडिडेट, यहाँ हारने पर भी बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हार कर भी जीत जाते हैं कभी कभी हम। और प्रेस क्लब प्रीमियर लीग का ये 13वां संस्करण है और इस बार 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें फर्स्ट इंडिया की 2 टीमें हैं, भास्कर की इस बार 2 टीमें। भास्कर डिजिटल ने भी इस बार बहुत अच्छा सहयोग किया है और उन्होंने अपनी टीम उतारी है। और दैनिक नवज्योति का है, समाचार जगत का है और महानगर टाइम्स का है। इस तरह 2 प्रेस क्लब की भी टीमें बनी हैं इसमें।
तो इस तरह से 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं और सारे खिलाड़ी इतने व्यस्त शेड्यूल में से खेल के लिए समय निकालते हैं। इसके लिए हम सारे क्लब खिलाड़ियों का भी आभार व्यक्त करते हैं और इस तरह का आयोजन हमेशा रेगुलर चलता रहे तो डेफिनेटली पत्रकारों की फिटनेस का भी बहुत अंतर आता है। तो फिटनेस यदि बनी रहे तो इस तरह के समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए। क्रिकेट के आयोजन में हर बार नया देखने को मिलता है। हर नए पत्रकार जो है हमारा साथी है वो नई मतलब जिसे अपनी स्फूर्ति के साथ मैच खेलने के लिए आता है, नई प्लानिंग के साथ खेलने के लिए आता है। किस टीम के साथ खेलेंगे, हमारे पत्रकार साथी हमें खेलने को देखने को मिलेंगे। जो फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। वो अपना परिवार को ढूंढता है, अपने परिवार लोगों के बीच में उठना बैठना चाहता है। तो ये हमारा इधर 10 दिन का करीब एक कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान हम एक दूसरे से मुलाकात कर रहेगी लोगों की, ये सब कार्यक्रम आयोजन रहेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर टोंक के दौरे पर एक्शन मोड में नजर आए। इस दौरान सोरेन ग्राम पंचायत का उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। तब अनुपस्थित ग्राम विकास अधिकारी की अनुपस्थिति लगाई गई। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारी और कार्मिकों को मूवमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जारी किए। उधर अलवर के किशनगढ़ बास में बीफ मंडी मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने घटनास्थल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार में गौ तस्करी की घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार में अत्याचार बढ़ गया है। इस मामले में सरकार को जल्द एक्शन लेना चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए। इस दौरान प्रतिपक्ष नेता के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो लोग बताते हैं कि वर्षों से चल रहा है तो आज वो बताते ना। जूली साहब अवशेष मिल रहे हैं गायों के जगह जगह। मैं उस बात को मना ही नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन मैं उस चीज को मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ आज इस सरकार के अंदर इस प्रकार का कारनामा हो रहा है और सरकार अब ये कहना चाहती है कि वर्षों से चल रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई। सरकार को 3 महीने हुए हैं। हाँ तो 3 महीने हो गए। 3 महीने कम समय है क्या? 3 महीने कम समय है क्या? और जब ये 3 महीने सरकार में विपक्ष में थे ना, ये इनने कब कहा विपक्ष के अंदर कि इस प्रकार का काम हो रहा है? उस समय नहीं थे क्या ये लोग? नवनियुक्त राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और वर्चुअल रियलिटी आदि को अपने प्राथमिक फोकस क्षेत्रों के रूप में प्राथमिकता दी है। इन क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण आगामी प्रोजेक्ट्स में जयपुर के पास हाईटेक सिटी का विकास और अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर की स्थापना शामिल है। हाईटेक मुख्य सिटी रूप में आईटी, फिनटेक और मशीन लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर में कोडिंग, रोबोटिक्स, फैब, लैब टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया और वीएफएक्स शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण में दी है, जहां वे विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कॉन्क्लेव का आयोजन फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि एसटीपीआई के सहयोग से किया गया था। तो ये कॉन्क्लेव स्टूडेंट्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और इवन मैच्योर्ड बिजनेसमैन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आज की तारीख में अपन सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजिकल टूल्स बहुत ज़्यादा मेजर वे में यूज हो रहे हैं। दिस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव इज़ मेकिंग एन अवेयरनेस और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से उभार के बाहर लाया जा रहा है, जिससे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्लस जो ऑडियंस हैं उनको पता चले कि किस तरह से वो इन इनिशिएटिव्स का बेनिफिट लेके आगे अपने बिजनेस में ऑगमेंट कर सकते। यूपी के कासगंज में समाजवादी पार्टी के एटा लोकसभा सीट से प्रत्याशी देवेश शाह के समर्थन में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से देवेश शाह को जिताने की अपील की है। धर्मेंद्र यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा, स्वामी जी जो अपनी नई पार्टी बना रही है वो अपनी पुत्री संघमित्रा को अपनी पार्टी के सिंबल और झंडे पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ाएं। ये पीडीए पंचायत जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में चल रही है, कासगंज जनपद की ऐतिहासिक पीडीए मीटिंग पार्टी उम्मीदवार भाई देवेश जी के लिए सहयोग और समर्थन की अपील करने आए हैं आप सबके बीच। और मुझे खुशी है, लोगों में जिस तरह का उत्साह है, मुझे यकीन है कि देवेश जी यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे।
उधर धौलपुर के शास्त्री नगर में गैस की पाइपलाइन डालने वाली कंपनी ने पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करते समय पानी की पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे यहां रोजाना पानी सड़क पर फैलता है। न केवल बर्बादी हो रही है पानी की, बल्कि रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रही है, जिससे यहां के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने गैस पाइपलाइन डालने वाली कंपनी और जल विभाग को शिकायत भी की, लेकिन किसी ने भी आज तक समस्या का समाधान नहीं किया। दोनों ही जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर पाइपलाइन ठीक करने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है, जिससे स्थानीय लोगों में सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति रोष व्याप्त है। लोगों ने जिला प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध भी जाहिर किया। मैं त्रिलोकी सेठ शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 का निवासी हूँ। टोरेंट वालों ने 15 दिन पहले ये लाइन डाली थी, वाटर वर्क्स की लाइन को लीकेज कर गए हैं। कहने पर कोई सुनवाई नहीं है। गली वाले सब परेशान है, प्लॉट भर गए हैं, रास्ता भरी भी परेशानी हो रही है सब लोगों को निकलने में। टोरेंट वालों ने जो गैस पाइपलाइन डाली है, तो पाइपलाइन डालते समय जो पानी की पाइप जो है वो लीकेज हो गई है, जिसके कारण पूरी कॉलोनी में और प्लॉटों में पानी भर रहा है और आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? करीब 15 दिन हो गए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट होने को लेकर सोनभद्र के छात्रों में आक्रोश है। कलेक्टर परिसर में छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस परीक्षा में धांधली होने के साथ पेपर भी लीक हुआ है, इसलिए इस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा कराया जाना चाहिए। अमृतसर की अजनाला में तैनात बीएसएफ जवान की अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जवान की मौत की सूचना पर बीएसएफ के अधिकारी बटालियन के साथ गांव पहुंचे, जहां पूरे सैन्य ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया। बता दें, मृतक जवान अलीगढ़ के गांव नंदपुर पला के रहने वाले थे और वर्तमान में अमृतसर की अजनाला में बीएसएफ में एएसआई के पद पर तैनात थे, जहां गिरीश शर्मा दिसंबर महीने में छुट्टी लेने के बाद अपने गाँव वापस आए थे। इस दौरान उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। खराब स्वास्थ्य के चलते परिजनों द्वारा अलीगढ़ के जैन मेडिकल में भर्ती भी कराया गया था, जहां जवान की मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। ये मेरे पिताश्री हैं। क्या नाम है? गिरीश कुमार शर्मा है। कितनी उम्र है और कहाँ किस विभाग में थे ये बीएसएफ में थे और पोस्टेड थे अजनाला में। अजनाला बीएसएफ अमृतसर में। 55 साल की उम्र है। क्या नाम है? गिरीश कुमार शर्मा नाम। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है इनकी? इनकी अचानक ही थोड़ा सा दर्द हुआ है, बोला घबराहट हुई है और अचानक ही डेथ हो गई है। तो ड्यूटी पे थी जिस दौरान? ड्यूटी से अभी छुट्टी पे आए हुए थे। कहाँ डेथ हुई है इनकी? घर से निकल के आए, रास्ते में ही हमने चेक किया तो वो अभी जब तो सांस चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ये अब मर गए। खबर जालौर से है, जहां नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सरकार ने 28 महीने बाद फिर से श्याम सिंह को जालौर की कमान सौंप दी है। आपको बता दें, पहले ही कांग्रेस सरकार में अक्टूबर 2021 तक श्याम सिंह जालौर के एसपी रहे थे। उसके बाद उनका तबादला हो गया था, लेकिन पिछले 50 सालों में पहला मौका है जब कोई आईपीएस 2 अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में एक ही जिले में एसपी रहा हो। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के जो प्राथमिकताएं होती है, उसी के अनुरूप एक अधिकारी को कार्य करना है। उसी के अनुरूप हमारा भी यही ध्येय है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, जो हमारा वेद वाक्य है, उसी को चरितार्थ करना है और अपराधों पर अंकुश लगाना है। अक्सर मौका मिला। ये कोई एक इशू नहीं है। मेरा तो ये टोटल बेसिक पुलिसिंग का पार्ट है। मैं हमेशा बेसिक पुलिसिंग पर विश्वास रखता हूँ, जो राजस्थान पुलिस का ध्येय है और राज्य सरकार का भी है। बेसिक पुलिसिंग आम जन में पुलिस के उस सिस्टम के प्रति विश्वास बने और उनकी सुनवाई हो। सुनवाई के मामले में कोई समय नहीं है, सुबह से शाम तक हम सुनते हैं, कोई भी आए, पूर्व में भी और अब भी। सिरोही के ब्यावर पिंडवाड़ा में एक रॉन्ग साइड ट्रक ने पॉम ऑयल और भरे टैंकर को टक्कर मार दी है, जिससे टैंकर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें, इस वजह से नेशनल हाईवे पर 2 घंटे तक यातायात व्यवस्था बाधित रही। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों के पैर में गोली मारी और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कई हथियार, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ का वीडियो भी सामने आया है। बता दें, आरोपियों ने केरल में 45 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद केरल पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद मांगी और आरोपी को धर दबोचा। आज शाम को करीब 9:30 बजे केरल के पुलिस अधिकारियों द्वारा
जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पुलिस अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ 2 नकबजनी के बदमाश आए हुए हैं लोकेशन के आधार पर, और हमारी टीम, केरल की टीम यहाँ आई हुई है जिनको इमदाद देनी है। तो उच्च अधिकारियों के आदेश के साथ में श्रीमान प्रोबेशनर IPS साहब शरण कामले जी के नेतृत्व में टीम भेजी गई, और टीम ने करीब लोकेशन के आधार पर 2-2.5 घंटे पीछा करने के बाद बदमाशों की लोकेशन अंदरकोट इलाके में कवानी गेट के पास में आई। तो फोटो के आधार पर उनकी पहचान की गई टीम के द्वारा, और टीम के द्वारा घेरा डालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।